Good morning, students. Now, in your lesson 1 of social science, we are studying resources and development. Today, we will study about the main topic of this lesson resources and development, संसाधन और विकास. Natural resources are the basis of development because the agriculture, mining, construction and energy sectors depend upon them. देखिए, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन, ये विकास के मूल आधार हैं. नेचुरल रिसोर्सेज आर द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट. विकास के मूल आधार हैं क्योंकि कृषि, एग्रीकल्चर, खनन यानी माइनिंग, निर्माण तथा ऊर्जा, कंस्ट्रक्शन एंड एनर्जी सेक्टर, ये उत्पादन बड़े तौर पर प्राकृतिक संसाधनों पर या नेचुरल रिसोर्सेज पर निर्भर करता है. सो डू अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. सो डू अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, इसका मतलब इकोनॉमी का मतलब अर्थव्यवस्था. तो अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र भी विभिन्न स्तरों पर प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज पर ही निर्भर होते हैं. द एनवायरमेंट सोर्स फंक्शन is the capacity of the environment to provide these resources. यानी इन संसाधनों को उपलब्ध कराने की पर्यावरण की क्षमता को पर्यावरणीय स्रोत एनवायरमेंटल सोर्स फंक्शन कहा जाता है. देखिए, द एनवायरमेंटल सोर्स फंक्शन यानी पर्यावरणीय स्रोत कार्य. द एनवायरमेंटल सोर्स फंक्शन पर्यावरणीय या पर्यावरण से संबंधित जो स्रोत कार्य हैं, इज द कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट टू प्रोवाइड दीज रिसोर्सेज. यानी कि इन संसाधनों को उपलब्ध कराने की पर्यावरण की क्षमता को ही एनवायरमेंटल सोर्स फंक्शन कहा जाता है. डेवलपमेंटल एक्टिविटीज स्लो डाउन इफ नेचुरल रिसोर्सेज आर पॉल्यूटेड, आर ओवर एक्सप्लॉयटेड एंड गेट डिप्लीटेड. ये कार्य यानी एनवायरमेंटल सोर्स फंक्शन उस समय शिथिल हो जाते हैं जब संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग हो जाता है या प्रदूषण संसाधनों को बिगाड़ देता है. If we do not prevent the pollution of our atmosphere, rivers and streams, and if we do not use non-renewable resources in a rational manner, we will soon exhaust our natural wealth. यानी अगर हम ये जो अनवीनीकरण संसाधन हैं, ठीक है, यानी अनवीनीकरण संसाधन है, इनका नियंत्रित उपयोग ना करें या नदी नालों व हवा का प्रदूषण न रोके तो जल्द ही विकास के लिए जरूरी संसाधन नहीं मिलेगा. अनवीनीकरण यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. We need to adopt a model of development that ensures that our resources remain healthy and available to us in the long term. हमें विकास का ऐसा मार्ग अपनाना होगा जो प्राकृतिक संसाधनों को लंबे समय तक स्वस्थ स्थिति में उपलब्ध रखे और विकास और खुशहाली को लंबे समय के लिए अर्थात टिकाऊ बनाए रख पाए. The environment should sustain development and continue to bring us prosperity and happiness over the years. This is what we call sustainable development. यानी कि इसी को टिकाऊ विकास या टिकाऊ खुशहाली कहते हैं. So, what is sustainable development? Sustainable development means the environment should sustain development and continue to bring us prosperity and happiness over the years. इसका मतलब यह है कि विकास का ऐसा मार्ग
जो प्राकृतिक संसाधनों को लंबे समय तक स्वस्थ स्थिति में उपलब्ध रखे और विकास और खुशहाली को लंबे समय के लिए अर्थात टिकाऊ बनाए रख पाए। There is no necessary conflict or contradiction between development and environment। इसका मतलब यह है कि विकास और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच विरोधाभास हो या जरूरी नहीं है। विकास यानी डेवलपमेंट और प्राकृतिक पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट और विरोधाभास यानी कन्फ्लिक्ट। ठीक है, इसका मतलब we can have development while protecting and enriching our environment। We can have development while protecting and enriching our environment। We should not cause permanent damage to our resources in the pursuit of development। यानी कि न ही विकास के कारण संसाधन हमेशा के लिए नष्ट किया जाए। अगर हम अपने पर्यावरण को बेहतर समझें तो हम विकास के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रबंधन कर सकते हैं। If we understand our environment better, we can manage development in a sustainable way। यही है कि अगर हम अपने पर्यावरण को बेहतर समझें तो हम विकास के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट या टिकाऊ प्रबंधन भी कर सकते हैं। Environmental scientists have developed the concept of purification capacity or sink capacity, which simply means that the environment has the capacity to contain pollution to a certain extent। इसका मतलब पर्यावरण वैज्ञानिकों ने इसके लिए पर्यावरण की शुद्धिकरण क्षमता या सिंक कैपेसिटी की अवधारणा विकसित की है। अब देखिए, पर्यावरण में इतनी क्षमता होती है कि एक सीमा तक प्रदूषण या पॉल्यूशन किया जाए तो वह उसे समाहित करके हानि रहित कर सकती है। For example, if we throw household waste into a river, plants and animals living in the river consume this waste। उदाहरण के लिए यदि हम बहती नदियों में घरेलू कचरा बहाते हैं तो नदी के जीव जंतु उन्हें अपना भोजन बनाकर पचा लेते हैं और फिर से पानी उपयोग करने लायक बना रहता है। The water then remains fit for consumption, यानी पानी फिर से पीने लायक बना रहता है। However, if we throw excessive waste in the river, the waste cannot be fully consumed by the organisms in the water। अगर हम अत्यधिक मात्रा में नदी की क्षमता से अधिक गंदगी प्रवाहित करें तो साफ पानी वाली नदी गंदा नाला बन जाती है। The river soon turns into a polluted drain, यानी कि साफ पानी वाला नदी गंदा नाला बन जाता है, polluted drain। Today, most of the rivers on which our prominent cities are situated are open gutters। यानी आज हमारे प्रमुख शहरों के पास बहने वाली नदियों का यही हाल हो रहा है, वह गटर बन गया है। राइट, द पॉल्यूशन डज नॉट एंड देयर। और यही पे पॉल्यूशन ख़त्म नहीं होता है। सिटीज आल्सो डिस्चार्ज केमिकल्स दैट द रिवर्स कैन नॉट डाइजेस्ट। अब यही नहीं, आज हम नदियों में कई ऐसे तत्व डालते हैं जिन्हें पचाने की क्षमता नदी में नहीं है। ठीक है, जैसे कि डिटर्जेंट, सोप वेस्ट इज वन सच एग्जाम्पल। उदाहरण के लिए साबुन के अपशिष्ट, डिटर्जेंट, सोप वेस्ट इज वन एग्जाम्पल। उदाहरण के लिए साबुन के अपशिष्ट। इट रिमेन्स इन द वाटर
एंड फ्लोज आउट टू द सी पॉल्यूटिंग इट। और धीरे धीरे पानी में ये साबुन के अपशिष्ट बने रहते हैं और समुद्र में जाकर मिल जाते हैं, या जो भी अपशिष्ट हैं या वेस्ट मटेरियल हैं या पानी में बने रहते हैं और अंत में समुद्र में जाकर मिल जाते हैं और धीरे धीरे समुद्री जल को भी प्रदूषित करते हैं। इट रिमेन्स इन द वाटर एंड फ्लोज आउट टू द सी पॉल्यूटिंग इट। इन विलेजेस, ये देखिए यहाँ पे दिस इज अ पिक्चर ऑफ हाउ सीवेज वाटर इन सिटीज। नाउ इन विलेजेस people burn wood in stoves, but the volume of smoke emitted by stove is below the renewable limit of the atmosphere। यानी गाँव में लकड़ी से जलने वाले चूल्हे और फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं की तुलना करें तो चूल्हे से निकलने वाला धुआं की मात्रा नवीनीकृत होने की सीमा से कम होती है। On the other hand, the smoke released from the factory chimney in industrial complexes is above this limit। इसका मतलब क्या हुआ है कि फैक्ट्री से अधिक एवं निरंतर धुआं निकलता रहता है जो नवीनीकृत होने की मात्रा से अधिक हो तो वायु प्रदूषित हो जाएगी। That is why factories pollute the atmosphere। दैट इज वाई फैक्ट्रीज पॉल्यूट एटमॉस्फेयर। यही कारण है कि फैक्ट्री जो है वह वातावरण को पॉल्यूट करती है, राइट, यानी प्रदूषित करती है। वी कैन प्रिवेंट दिस पॉल्यूशन इफ वी कंट्रोल स्मोक इमिशन टू बिलो द रिन्यूएबल लिमिट। इसका मतलब, इसका अर्थ यह हमें नहीं है कि फैक्ट्री हमेशा वायु को प्रदूषित करेगी। यदि फैक्ट्री से नवीनीकृत सीमा तक ही धुआं निकले तो वायु प्रदूषित नहीं होगी। एंड वी कैन प्रिवेंट दिस पॉल्यूशन इफ वी कंट्रोल स्मोक इमिशन टू बिलो द रिन्यूएबल लिमिट। नाउ सिंक कैपेसिटी इज द कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्ब पॉल्यूटेंट्स। यानी पर्यावरण के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ यानी पॉल्यूटेंट्स, अपशिष्ट पदार्थ को अवशोषित करने की क्षमता यानी कि कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्ब, यानी पर्यावरण के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को अवशोषित करने की क्षमता को सिंक कैपेसिटी कहते हैं। व्हेन द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट exceeds the sink capacity, the environment suffers long term damage। जब अपशिष्ट निर्धारित सिंक कार्यों की सीमा से अधिक हो जाते हैं तो पर्यावरण को दीर्घकालीन हानि पहुंचती है। When the volume of wastage exceeds the sink capacity, the environment suffers long term damage। जब अपशिष्ट निर्धारित सिंक कार्यों की सीमा से अधिक हो जाते हैं तब पर्यावरण को दीर्घकालीन हानि यानी लॉन्ग टर्म डैमेज पहुंचती है। अब नाउ एग्जाम्पल 1। करेंट डेटा on groundwater level in India indicate that the groundwater reserves in many parts of the country are severely under threat because of over exploitation। भारत में भूजल की स्थिति पर वर्तमान आंकड़े हमें सुझाते हैं कि देश के अनेक भागों में इसके उपयोग की अधिकता से इसके लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। Current data on groundwater level in India indicate that the groundwater reserves in many parts of the country are severely under threat because of over exploitation। यानी उपयोग की अधिकता से ग्राउंड वाटर यानी कि भूजल की स्थिति हमारे लिए गंभीर खतरा हो सकता है। We are extracting more water than it being recharged। ठीक है, यानी कि रिचार्ज यानी कि रिचार्ज यानी पुनर्भरण है ना, इसको रिचार्ज से जितना जल वापस भूमि में जाता है उससे अधिक भूजल ग्राउंड वाटर का उपयोग किया जा रहा है। एज अ रिजल्ट द
the water table in about 300 districts in the country has dropped by as much as our meters, यानी जिसके कारण लगभग 300 जिलों में पिछले 20 वर्षों में जल स्तर जो है 4 मीटर से भी नीचे चला गया है। As a result, the water table in about 300 districts in the country has dropped by as much as 4 मीटर, यानी इसी कारण ज़्यादा उपयोग के कारण लगभग 300 जिलों में पिछले 20 वर्षों में जल स्तर 4 मीटर तक की नीचे चला गया, यानी 4 मीटर तक की कमी आई है। दिस इज अ डेंजर सिग्नल। दिस इज अ डेंजर सिग्नल यानी यह स्थिति खतरे का संकेत है। We use huge quantities of groundwater for irrigation in agriculturally prosperous Punjab and western Uttar Pradesh, the Rocky Plate region of central and south India and some coastal areas। इसका मतलब भूजल या ग्राउंड वाटर के उपयोग की अधिकता विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि समृद्ध क्षेत्रों, केंद्रीय और दक्षिणी भारत के कठोर चट्टानी पठारी क्षेत्रों तथा कुछ तटीय क्षेत्रों और तेजी से विकसित होने वाले शहरी क्षेत्रों में भूजल या ग्राउंड वाटर का अधिक उपयोग होता है। आवर फास्ट ग्रोइंग सिटीज एंड टाउन्स आल्सो यूज ग्राउंड वाटर। जैसे भी मैंने बताया, तेजी से विकसित होने वाले शहरी क्षेत्र में ग्राउंड वाटर का या भूजल का अत्यधिक उपयोग होता है। इंडिया एंड सम देखिए, दिस काइंड ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन विल डिप्लीट आवर ग्राउंड वाटर रिजर्व्स एंड लोअर द वाटर लेवल। इस जल के उपयोग की इस अधिकता से भूजल का संग्रह कम हो जाएगा और बहुत तीव्रता से इसके स्तर में कमी हो जाएगी, क्योंकि दिस काइंड ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन, राइट, यानी कि जल का जो उपयोग हो रहा है वह इनडिस्क्रिमिनेट है, यानी कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ पे कम हो रहा है, लेकिन जहाँ ज़्यादा हो रहा है वहाँ बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरीके से जल के उपयोग की अधिकता से भूजल का संग्रह कम हो जाएगा और बहुत ही तीव्रता से इसके स्तर में कमी हो जाएगी। अब एग्जाम्पल 2, दूसरा उदाहरण देखते हैं। एंडोसल्फान, ठीक, एंडोसल्फान इज अ स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ हाउ अ केमिकल पेस्टिसाइड कैन एडवर्सली अफेक्ट अवर एनवायरनमेंट। भारत में कीटनाशकों का कुप्रभाव एंडोसल्फान कीटनाशक के रूप में देखा गया है। इन 1976 द गवर्नमेंट एरियली स्प्रेड एंडोसल्फान ओवर 15,000 एकर्स ऑफ कैश्यू टू प्रिवेंट पेस्ट अटैक्स। 1976 में काजू की फसल को कीड़ों से बचाने के लिए सरकार ने क्या किया, 15,000 एकड़ भूमि पर हेलीकॉप्टर द्वारा एंडोसल्फान कीटनाशक का छिड़काव किया। दिस वाज इन कासरगोड डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ केरला, और यह कार्य केरल के उत्तरी भाग के कासरगोड जिले में किया गया। This aerial spraying continued every year for 25 years, और यह उपचार कार्य 25 वर्षों तक जारी रहा। The pesticide badly affected the air, water and environment, और 25 वर्ष तक जारी रहने के कारण वायु, जल और संपूर्ण पर्यावरण इस कीटनाशक से बुरी तरह से प्रभावित हो गए। People living in 11 पंचायत faced severe health problem, और इसके परिणाम स्वरूप 11 पंचायतों के लोगों में मुख्य रूप से कृषि श्रमिकों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हुई। स्पेशली द फॉर लेबर्स, यानी जो कृषि में काम करते थे। द पॉपुलेशन ऑफ फिश, इंसेक्ट्स, क्रोज एंड अदर बर्ड्स फेल ड्रास्टिकली इन द अफेक्टेड रीजन। इसका मतलब
उस पूरे इलाकों की मछलियाँ, कौवे व अन्य पक्षियाँ, कीट पतंग आदि में भारी कमी आई। It took a court order a few years ago to discontinue endosulfan spraying। और कुछ वर्षों में न्यायालय के आदेश के द्वारा इसके छिड़काव पर प्रतिबंध लगा दिया गया। द गवर्नमेंट इज नाउ पेइंग कंपनसेशन टू द अफेक्टेड पीपल। और उन सभी प्रभावित लोगों को सरकार की तरफ से मुआवजा दी जा रही है। नाउ बेटा देर आर सम क्वेश्चंस। इसको अब मैं आपको समझा देता हूँ, इसके आंसर्स आप खुद सोचिएगा। वी विल डिस्कस द आंसर आफ्टर एंड ऑफ दिस लेसन। द क्वेश्चन 1, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन एक्सप्लॉयटेशन एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब दोहन या यूज, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन यानी दोहन या यूज, क्या बोल रहा है। और ग्राउंड वाटर यानी भूजल। तो भूजल के पुनर्भरण, पुनर्भरण का मतलब होता है रिचार्ज, रिचार्ज, ठीक है। फिर पुनर्भरण, अगर मैं सही बोल रहा हूँ, पुनर्भरण या फिर से भरना, किसी चीज़ को कंप्लीट करना, रिचार्ज। तो भूजल के लिए ये जो रिचार्ज और एक्सप्लॉयटेशन के बीच संतुलन बनाना क्यों जरूरी है, इसको सोचिएगा अभी इसको पढ़ने के बाद। वाई डिड पीपल हैव टू अप्रोच द कोर्ट्स टू स्टॉप द स्प्रेइंग ऑफ एंडोसल्फान। यानी कि अभी आपको मैंने बताया, उसको फिर से पढ़ना कि एंडोसल्फान के उपयोग को रोकने के लिए लोगों को न्यायालय तक क्यों जाना पड़ा, क्यों आवश्यक समझा गया, क्यों लोग यानी न्यायालय तक गए, उसको कैसी क्या जरूरत पड़ गई, है ना। डू पीपल स्टिल यूज एंडोसल्फान इन योर एरिया। अब अपने घर में थोड़ा सा पता करके देखिए अगल बगल कि आपके क्षेत्र में भी एंडोसल्फान का उपयोग होता है या नहीं। सो दिस इज द एंड ऑफ द पार्ट 7 ऑफ योर लेसन 1, है ना। उसके बाद पार्ट 8 हम इस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।